हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जिसका आपको था इंतजार, फाइनली आज वो घड़ी आ गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा, आपने पढ़ाया, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपने पढ़ाया, लेकिन आप केमिस्ट्री के जो 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज हम 12th केमिस्ट्री के लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। सीधा सीधा बोले तो लघुत्तरीय प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो लघुत्तरीय प्रश्न है सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के उन महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं निरंतर। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं और ये क्लास बहुत स्पेशल होगा। पानी वानी लेकर बैठना, नींद नहीं आए और अच्छे से देखना, क्योंकि क्लास ऐसा बार बार नहीं मिलता। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। तो आपको मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना है। तो आज हम चैप्टर 1 से 5 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा विलयन। विलयन चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जो बहुत स्पेशल है। दूसरा क्वेश्चन विद्युत रसायन होगा, इस चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के क्वेश्चन को। फिर बारी आएगी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर के क्वेश्चन को, और उसके बाद में हम उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बहुत स्पेशल है। चैप्टर 1 से 5 तक के क्वेश्चन आज मैं बता दूंगा। पूरी केमिस्ट्री एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या? आज मैं चैप्टर 1 से 5 तक बताऊंगा, फिर मैं क्लास लेकर आऊंगा। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि सर केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का क्लास लेकर आइए, तो मैं उसका भी क्लास लेकर आऊंगा। हमें तो इंतजार है आपके कमेंट का, बाकी आप समझदार हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, टाइम बहुत क्रूशियल है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी न्यूमेरिकल आप बता रहे हैं। देखो भैया, विलयन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल ही तो है स्पेशली, मतलब ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के चैप्टर है विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है ना, 3 नंबर और 4 नंबर में आता है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, नो टेंशन जब तक हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। यहां पे कुछ अणुभार की वैल्यू भी दी गई है। अब इसको समझो, न्यूमेरिकल को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो 3 ग्राम यूरिया है, इसको 100 ग्राम जल में हमने घोल दिया। अब एक बात बताओ, इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है? देखो विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय दूसरा विलायक। तो इसमें विलेय कौन सा है, विलायक क्या है? देखो भैया सिंपल सा है, ऑब्वियसली जो आपका 3 ग्राम यूरिया है ये विलेय होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा कम होगी विलयन में वो विलेय होता है। और 100 ग्राम जल है, ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। तो विलेय का भार और विलायक का भार हमें दिया गया है, सिंपल सा है, ठीक है। अब जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। देखो क्वथनांक में उन्नयन मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, मैंने विलयन पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया। आप लोग सर्च करोगे सॉल्यूशन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें मैंने क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला भी बताया था, तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आपको दिया गया 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की भी वैल्यू दी गई है। बाकी ये क्या दिया गया है, देखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये अणुभार दिया गया। जैसे जो हमारा यूरिया है ना विलेय,
इसका अणुभार भी हमें निकालना होगा। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? NH2CO NH2। तो उसी का हम अभी अणुभार निकालेंगे। तो चलिए जो जो दिया गया उस वैल्यू को कलेक्ट करते हैं, फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व चुटकियों में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमें दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट विलेय का भार। क्या दिया गया है? विलेय, आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूरिया, ठीक है, लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दें विलेय का भार तो भी चलेगा, ठीक है। विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। देखो स्टूडेंट विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है कितना कितना ग्राम? 3 ग्राम। तो इसको लिख देंगे 3 ग्राम, ठीक है। दूसरा हमें दिया गया मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट विलायक का भार हमें दिया गया है। विलायक का भार, विलायक का भार, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? देखो विलेय के भार को स्मॉल w, विलायक के भार को कैपिटल W। सिंपल सा तो है, ठीक है। इसको हम लोग, इसकी वैल्यू दी गई है 100 ग्राम। चलो इसको भी लिख देते हैं 100 ग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अब हमें क्या दिया गया? जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें दिया गया। मोलल उन्नयन स्थिरांक हम लिखेंगे नहीं, यहां पे डायरेक्टली Kb लिख देंगे। क्या? Kb लिख दिया मैंने, आप लोग आगे लिख दीजिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे स्टूडेंट 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें दी गई है, देखो दिया गया है। अब हमें क्या करना, एक चीज और ध्यान देना, ये जो विलेय हमारा यूरिया ना, इसका अणुभार भी हमें दिया गया। कहां दिया है ये भैया? इसी को जोड़ के हमें निकाल लेना है, सिंपल सा है। चलो लिखते हैं विलेय का अणुभार, ये सब अभी लिखना होगा हमें, ठीक है स्टूडेंट। विलेय का अणुभार, अणुभार, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे m से, इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे? m से डिनोट करेंगे। ये कितना दिया गया? अब आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ जिसको पता। देखो विलेय जो आपका है यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है। आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट। देखो नाइट्रोजन का अणुभार कितना दिया है? 14, तो हम नाइट्रोजन के लिए 14 रख देंगे, लिखा मैंने। अब देखो हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है लेकिन 2 है, तो यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कार्बन, कार्बन का कितना दिया है? ये देखो 12, ठीक है, थोड़ा साइड में होता हूं मैं, 12 हो जाएगा। और प्लस ऑक्सीजन का 16 दिया है, ये देखो, ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने 16 रख दिया। फिर नाइट्रोजन भैया आ गए वापस, नाइट्रोजन का 14 होता है, हमने लिख दिया, ठीक है। और आपका है हाइड्रोजन का 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक ही होता है लेकिन 2 हो जाएगा यहां पे। कुल मिलाकर अगर इनको आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा? चलो 14 14 14 2 जा 28, 28 और 2 30, ठीक है। और ये हो गया 16 और 12 और 2 मिलाकर, यानी कि 12 to 14 और 16 30, यानी कि 30 30 60। आप लोग जोड़ना तो जानते हैं ना। ये देखो 60 मैंने यहां पे, सॉरी 60 कर देना, ये 30 कहां से लिख गया, ठीक है। बोल हम 60 रहे हैं, लिख हम 30 रहे हैं, क्या हो गया है आपके सर को? तो देखो यहां पे ये हो गया। इतनी चीजें हमें दी गई हैं, मतलब विलेय का भार, विलायक का भार, क्वथनांक, सॉरी मोलल उन्नयन स्थिरांक और विलेय का अणुभार। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्वथनांक का उन्नयन। देखो क्वथनांक में उन्नयन हमें निकालना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? चलो ये साइड में आ गए हम लोग। अब हमें जो जो दिया था हमने लिख दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? क्वथनांक में उन्नयन वाला फॉर्मूला। क्या होता है, किसी को पता है? पता हो भैया कमेंट कर देना, या यही लिख देना सर मुझे पता है। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये पता है। और जो भी आपको चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई
हो सकेगा तो देंगे, नहीं तो उस पर क्लास जरूर लेकर आएंगे। हम आपके कमेंट को देखते रहते हैं, ऐसा मत सोचिए कमेंट को हम अवॉइड कर देते हैं, सबका कमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक, कितनी अच्छी अच्छी कमेंट आ रही हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग यहां पे क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टीबी हमें निकालना है। चलो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, निकल जाएगा। काहे पड़े हो टेंशन में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखो डेल्टा टीबी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को आपको समझना है। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट किसका, ये क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है। मैंने पहले ही आपको ये बता रखा है, नहीं देखा तो गलती आपकी है। चलो अब इसी पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग। देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो 1000 तो 1000 ही रहेगा भैया, ठीक है, इंटू ये आपका केबी है। केबी की वैल्यू कितनी है, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक है 0.52, ठीक है, 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 3 ग्राम है भैया, 3 लिख देंगे, अपान कैपिटल एम की वैल्यू हमने निकाली है 60 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आपकी है 100। कितना है 100। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहां पे गलती, देखो इसको डायरेक्टली इससे क्या करेंगे, ये 0 से 0 पहले कट करेंगे। लेकिन अगर पहले कट कर देंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, देखो ये 1000 था, ये 0.52 है। 0.52 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 520 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये 2 दशमलव आपका कैंसिल हो गया, एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, इंटू 3 अपान ये 60 का 100 से गुणा करोगे तो ये 60,000 आ जाएगा। कितना, 60 का 100 से गुणा करोगे 6000 आएगा। ठीक, अब देखो एक काम आपको करना है, क्या करना है वो काम, देखो इस 0 से इस 0 को कैंसिल करना है और हमें गुणा कर देना है। देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, डेल्टा टीबी 52 का 3 से गुणा करो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा यानी कि 156 आएगा। चलो हिंदी में बोल देते हैं, 156 अपान 600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 156 को 600 से डिवाइड करोगे भैया, तो आपका जो डेल्टा टीबी फाइनली निकल कर आएगा डेल्टा टीबी, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, तो कितना आएगा ये 0.26 केल्विन आ जाएगा, 0.26 केल्विन, और यही हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्या होगा ये, क्वथनांक में उन्नयन की वैल्यू यही हो जाएगी। इसी को निकालने के लिए हमने इतना समय दिया। तो समझ में आ गया ये वाला न्यूमेरिकल, कुछ नहीं था। मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा क्योंकि क्लास बहुत स्पेशल है। देखो विलेय का भार दिया गया था 3 ग्राम, विलायक का भार 100 ग्राम, हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की वैल्यू दी गई थी 0.52, ठीक है, विलेय का अनुभार हमने निकाल लिया 60 आया। अब हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना था। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। 1000 इंटू केबी की वैल्यू मैंने लिखा 0.52, स्मॉल डब्ल्यू 3 है, ये आपका एम है, अनुभार 60 है और ये 100 है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका 52 इंटू 3 अपान 600 आया, 156 बटा 600 आया। हमने डिवाइड कर दिया तो डेल्टा टीबी जो आपका आया क्वथनांक में उन्नयन 0.26 केल्विन आपका आंसर आ गया। यही क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा क्योंकि हमने इस पदार्थ को इस जल में घोला था, तो क्वथनांक तो बढ़ना ही बढ़ना था। ठीक है, तो वही क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। इसको नोट करो, फटाफट नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, हम साइड में थे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलो इसको हटाऊं मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे सेकंड चैप्टर का है, यानी कि विद्युत रसायन चैप्टर का, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक रिएक्शन से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाता है। अब इसको समझिए, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए।
मतलब आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई है, उसका आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना। देखो यहां पे Zn(S) है, मतलब Zn सॉलिड है। ठीक है, ये +2 Ag प्लस एक्वा, ठीक है, दैट गिव्स आउट Zn +2 एक्वा +2 AgS। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जिंक लिया गया और Ag प्लस लिया गया, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn +2 में और 2 Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। मतलब Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn +2 में और Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। ठीक, तो यहां पे आपको दिया गया है ये। दूसरी चीज थोड़ी सी और दी गई है, दिया है E0 Zn +2 Zn, मतलब Zn +2 से जो Zn में कन्वर्ट हुआ है, इसका मानक विद्युत वाहक बल यानी कि E0 हमें दिया गया है -0.76 वोल्ट। और जो आपका E0 Ag प्लस Ag यानी कि Ag प्लस जो Ag में कन्वर्ट हुआ है, उसका मानक विद्युत वाहक बल हमें दिया गया है +0.80। लेकिन ये तो इसका दिया गया है ना, आपको निकालना है इस सेल का विद्युत वाहक बल। कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहां पे Zn जो है Zn +2 में कन्वर्ट हुआ है। पहले हमें अगर विद्युत वाहक बल निकालना है सेल का, तो इसका फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो पहले आपको यह जानना होगा कि इसमें से Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Ag प्लस का अपचयन हो रहा है। मतलब आपको अर्ध सेल अभिक्रिया निकालनी होगी और यह पहचानना होगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा कैथोड पे हो रहा है, कौन सा एनोड पे हो रहा है। ठीक है, तभी तो आप फॉर्मूला लगाकर विद्युत वाहक बल निकालेंगे। ठीक है, देखो समझो थोड़ा सा, अर्ध सेल अभिक्रिया पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि वो ऊपर जो दिया गया है ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध सेल अभिक्रिया पहले हम निकालते हैं मेरे स्टूडेंट। देखो यहां पे Zn आपका जो दिया गया है, Zn ये S यानी कि सॉलिड दिया गया है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखो Zns जो आपका दिया गया, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान देना, ये आपका कन्वर्ट हुआ है Zn +2 में, यानी कि हाँ Zn +2 आपका दिया गया है एक्वस, ठीक है, AQ लिख देंगे, और +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Zn जो है वो Zn +2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। देखो +2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया भैया, तो यहां पे ऑक्सीकरण होगा। सिंपल सा आपको पढ़ाया गया होगा 10th में या किसी क्लास में कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई यौगिक त्यागता है तो वहां पे उसका ऑक्सीकरण होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं अब का, देखो यहां पे जो Zn आपका है, ध्यान देना थोड़ा सा, Zn जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, क्योंकि देखो Zn के ऊपर ना तो प्लस लगा है ना तो +2 लगा है, यहां पे देखो, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहां पे ये Zn +2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आपकी बढ़ गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। देखो 0 से 2 हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, इसका Zn का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। और ऑक्सीकरण जो हमेशा होता है मेरे स्टूडेंट, वो होता है एनोड पे। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पे होता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एनोड पे हो रहा है, क्योंकि अभी हम इसी से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, ध्यान देना थोड़ा सा। दूसरी चीज आपका 2Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Ag, देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे। ठीक है, देखो 2Ag प्लस, देखो 2Ag प्लस आपका एक्वस था। ठीक है, इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो ये आपका बदल गया है किसमें, ये बदल गया है, देखो 2Ag में ये बदल गया। 2Ag जो है वो है सॉलिड, ठीक है, ऐसा है, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, देखो यहां पे Ag ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, तो यहां पे रिडक्शन होगा, यानी कि अपचयन होगा। दूसरी चीज देखो, यहां पे Ag की ऑक्सीकरण संख्या 1 थी, मतलब +1,
एक प्लस लगा है ना, तो ये एक इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। अब यहां पे आकर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, यानी कि 1 से 0 हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो वहां पे होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन हो जाएगा। और जब अपचयन होगा तो यहां पे क्या होगा? अपचयन जो होता है स्टूडेंट वो हमेशा कैथोड पे होता है, कैथोड। ठीक है, अपचयन जो होता है वो हमेशा कैथोड पे होता है। तो इतना समझ में आ गया। Zn जो है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हुआ था, तो ये ऑक्सीकरण हुआ, ये एनोड पर होगा। और Ag+ जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटी थी, तो यहां पे अपचयन हुआ जो कि कैथोड पर होगा। अब यहां पे एक चीज हम और समझेंगे, ये इतना समझ में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं विद्युत वाहक बल। अब यहां से एक चीज हमें पता चल गया कि जो Zn है, यानी कि ये कैथोड एनोड पे हो रहा है, और जो आपका Ag+ है ये कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो Ag+ का मानक विद्युत वाहक बल की वैल्यू दी गई है वो +0.80 दिया गया है, और ये आपका कैथोड है। और एनोड पर आपका जिंक का जो दिया गया है मानक विद्युत वाहक बल -0.76 दिया गया है। तो अब हम इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं। देखो इन दोनों रिएक्शन को जब आप जोड़ोगे ना तो यही रिएक्शन आएगा, ये ध्यान देना। मतलब हमने अर्ध सेल अभिक्रिया निकाल दी है, रिएक्शन आपका वही होगा जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे। तो अब देखिए E0 यहां से हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट, E0 सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, E0 सेल, E0 सेल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, -E0 एनोड, ये फॉर्मूला होता है। या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्मूले को इस तरह से, E0 मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, यानी कि अपचयन ऑक्सीकरण जो भी आपका हो वो आपको भी देखने को यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पर हम लोग रख देंगे, हमारा सेल का विद्युत वाहक बल निकल आएगा। E0 सेल, ठीक है, सेल को नीचे लिखिएगा थोड़ा अच्छे से दिखे। E0 ऐसे लिखिएगा और सेल ऐसे लिखिएगा। ठीक है, E0 सेल, ये कितना आएगा बताओ, यहां पे ध्यान दो। E0 कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई? देखो कैथोड कहां पे हो रहा है, 2Ag+ का अपचयन हो रहा है, ये कैथोड पर होगा। Ag+ की का विद्युत वाहक बल हमें मानक विद्युत वाहक बल दिया गया है 0.80, ये प्लस में दिया गया माइनस। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखेंगे E0 एनोड, एनोड आपका Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये एनोड पर होगा। Zn का आपका मानक विद्युत वाहक बल दिया गया है -0.76, इतना दिया गया है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, E0 सेल हम निकाल लेंगे यहां से, E0 सेल इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पे 0.80। अब माइनस माइनस प्लस होगा, देखो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में इसको लिख दिया था, इसकी वैल्यू माइनस में दी गई है, यहां पे माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा 0.76। दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो आपका जो E0 सेल आएगा, E0 सेल, ठीक है, E0 सेल यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो आ जाएगा आपका 1.56 वोल्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा हमारा आंसर 1.56 वोल्ट। समझ में आ गया? थोड़ा सा समझने वाला चीज था, यहां पे हमने समझा दिया। मतलब हमें ये पूर्ण सेल अपक्रिया दी गई थी, हमने अर्ध सेल अपक्रिया लिखा। क्यों लिखा? ताकि हमें ये पता चल सके कौन सा कैथोड पे हो रहा है, कौन सा एनोड पे हो रहा है। तो हमने जिंक का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा था, ये ऑक्सीकरण हुआ तो एनोड पे होगा, और Ag+ की ऑक्सीकरण संख्या घट रही थी तो यहां पे अपचयन हुआ तो कैथोड पे होगा। हमने फॉर्मूला लगा गया E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड वाला वैल्यू था 0.80, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76। आपका फाइनली सेल का विद्युत वाहक बल जो आया वो 1.56 वोल्ट आ गया। समझ में भी आपको आ गया होगा। बहुत स्पेशल है, बहुत इजी भी है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक,
नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट भर भर के ले लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ था नहीं, बस हमें यही कैथोड एनोड वाला पता लगाना था, हमने अर्धचल अपक्रिया से लगा दिया और फॉर्मूला रख दिया। और इसी क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा। क्या है ऐसा जो आपसे नहीं होगा? सब कुछ पॉसिबल है। चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो सेकेंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। देखो क्या है, आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय प्रश्नों में अक्सर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसको अक्सर से हम लोग हमेशा के लिए पढ़ लेते हैं। देखो, आभासी एकाणुक अपक्रिया, खूबसूरत सा एक हेडिंग हमने डाला है, वो अपक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक ना हो, वो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाएगी। वैसे ज्यादातर केसेस में हमने देखा, आप भी देखते हैं कि जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है वो एकाणुक अपक्रिया ही होती है, लेकिन आभासी एकाणुक अपक्रिया की यही तो खासियत है, तभी इसको अलग से दिया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो लेकिन उसकी आणविकता एक ना हो, वो आभासी एकाणुक अपक्रिया होती है। जैसे हम शर्करा का जल अपघटन कराते हैं, चलो रिएक्शन देखते हैं। शर्करा का मतलब समझते हो आप लोग, C12H22O11, ये क्या है? ये शर्करा है, चीनी जिसको हम लोग बोलते हैं, चाय में डालते हैं, पीते हैं आराम से, ठीक है। इसका जल अपघटन कराएंगे, मतलब H2O से इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, करा रहे हैं। देखो ऊपर आपका H+ की उपस्थिति रहेगी, आपका बनेगा क्या यहाँ पे? देखो ध्यान दो थोड़ा सा, देखो ये आपका बन जाएगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और C6H12O6 यानी कि फ्रक्टोज। दोनों का नाम अलग है लेकिन आप देखने में सेम सेम लग रहे हैं, फॉर्मूला एक ही है। तो जब हमने शर्करा का जल अपघटन कराया तो आपका बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूट गया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है, देखो यहां पे आपकी ये किस कोटि की अपक्रिया है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे दो अभिकारक हैं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि वो होती है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिक्रिया का वेग जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो है अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करे। लेकिन यहां पे होता क्या है, यहां पे जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ शर्करा के सांद्रता पर ही निर्भर करता है, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। क्योंकि अपक्रिया की कोट वो होती है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन अभिक्रिया का वेग जो है यहां पे सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर ही डिपेंड कर रहा है। जब ये अभिक्रिया होती है तो सिर्फ शर्करा की ही सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। दोनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, यही होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया का वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अगर हम लोग निकालें तो कुछ इस प्रकार से ये रहेगा। देखो K C12H22O11, ठीक है, इसके पावर 1, यानी कि इस रिएक्शन में सिर्फ शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और इसमें जो अभिक्रिया का वेग है सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए यह प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। यहां पे अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो सिर्फ शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, यह अभिक्रिया का वेग सिर्फ इसी की सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो इसके पावर 1 लगा है। अगर यहां पे 2HC12H22O11 होगा, आगे 2 होता तो ये द्वितीय कोटि की होती, ठीक है। तो यहां पे इसलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया ऐसे लिख देना, इसलिए क्योंकि यहां पे अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ शर्करा के, इसलिए शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया
है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आणविकता कैसे निकालेंगे, देखो आणविकता को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। आणविकता क्या करेंगे, आणविकता, इसकी आणविकता कितनी होगी, मोलिकुलरिटी जिसको बोलते हैं। देखो आणविकता हम किसको कहते हैं, मतलब जो आपके अभिकारक हैं उनकी सांद्रता कितनी है उसी को हम लोग आणविकता कहते हैं। जैसे यहां पे आपके कितने अभिकारक हैं, एक आपका शर्करा है, दूसरा जल है, यहां पे दोनों की जो आणविकता है वो एक एक है। देखो आपकी शर्करा का भी एक ही अणु है और जल का भी एक ही अणु है। तो ये अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, इस अभिकारक के अणुओं की संख्या जो होती है उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो यहां पे दो अणु हैं, इसमें सांद्रता में परिवर्तन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस अभिक्रिया की जो अणुओं की संख्या उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। तो यहां पे एक आपका शर्करा है, एक चीनी है, एक एक दो होता है। तो ये जो आणविकता इसकी होगी इस अभिक्रिया की, वो द्वि आणविक अभिक्रिया होगी, द्वि आणविक अभिक्रिया ये है, इसीलिए इसको कहा जाता है आभासीय एकाणुक अपक्रिया, क्योंकि इसकी आणविकता तो इसकी कोटि तो एक है लेकिन आणविकता एक नहीं है, इसीलिए आभासीय एकाणुक अपक्रिया होगी। वही बताया गया था, वो अपक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो वो आभासीय एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। जैसे हमने जल का शर्करा का जल अपघटन कराया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में वो गया। देखो हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें रिएक्टेंट से मतलब है। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया का वेग जो होगा वो सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। शर्करा के ऊपर एक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आणविकता जो है आपके अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही हम आणविकता कहते हैं। दो अणु हैं तो आपकी आणविकता दो होगी, यानी कि ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। चलो इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, हो गया नोट। ये काफी स्पेशल क्वेश्चन है और 3 नंबर या 4 नंबर भी आपको दिला के जाता है। चलो इसको हटाते हैं और अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का। चलो इसको हम लोग हटाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है इसका, देखो डीएम ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। देखो ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों में 4 नंबर में सीधे के सीधे आते हैं या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। संक्रमण तत्व होता क्या है थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्ष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे यहां पे अगर आप लोग देखेंगे ये आपका कॉपर और ये जो आपका है क्रोमियम, ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। तो इसमें अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, देखो यहां पे डी कक्षक में ये प्रवेश कर गया तो ये आपका संक्रमण तत्व होगा, क्योंकि ये डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है, ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। देखो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब संक्रमण तत्व क्या है, मेन टॉपिक तो हमारा वही है। देखो इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में प्रवेश पाता है। चूंकि इन तत्वों के गुण s ब्लॉक तथा p ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी कि कहते तो हम डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व को, लेकिन क्यों संक्रमण तत्व कहते हैं ये जानो। क्योंकि इनके जो गुण हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, मतलब उनके भी कुछ कुछ गुण इनमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो समझ में आया डी ब्लॉक का तत्व क्या है और संक्रमण तत्व क्या है। देखो फिर से समझाता हूं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्ष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। ये तो डी ब्लॉक हो गया।
ठीक, जैसे यहां पे मैंने बताया है, जैसे Cr है, इसका जो परमाणु क्रमांक है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, वो 24 होता है। अब 24 है तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, तो यहां पे देखो D कक्षक में ये प्रवेश कर रहा है, तो ये आपका D ब्लॉक का तत्व होगा। अब चूंकि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के भी गुण पाए जाते हैं। जैसे कॉपर है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यहां पे देखो 3d यानी कि d के किसी भी कक्षक में अगर प्रवेश करेगा, देखो 5d कक्षकों में से किसी भी एक कक्ष में अगर प्रवेश करेगा तो d ब्लॉक का तत्व होगा। तो यहां पे जो है d कक्षक में ये प्रवेश कर रहा है तो ये d ब्लॉक का तत्व होगा, और इनके गुण s ब्लॉक और p ब्लॉक के मध्यवर्ती होंगे, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व भी कहेंगे। इतना समझ में आ गया संक्रमण तत्व क्या होता है, इनकी विशेषताओं को भी अभी हम समझेंगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। समझ में आ गया, देखो इतना समझो, आगे देखो एक चित्र मैं आपको समझाता हूं। ये रहा आपका फिगर, देखो विशेषताएं, देखो आप विशेषताएं से पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखो ये आपका पूरा एक आवर्त सारणी है, ठीक है। इसमें देखो ये जो आपके हैं भैया, ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये तो आपका होगा कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्व ये होते हैं। कौन से ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, ठीक। दूसरी चीज, ये जो आपके इस साइड में आपको दिख रहे हैं ये पी ब्लॉक के तत्व होंगे। मतलब कुछ खास हमें नहीं जानना है, बस हमें यह जानना है कि संक्रमण तत्व कहां है इसमें। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे स्टूडेंट, तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो होते हैं तत्व, यहां तक देखो ये जो तत्व होते हैं, जो बीच में आपका स्थान होता है यहां से लेकर यहां तक का, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक यही है। और ये नीचे जो आपका स्टूडेंट, ये एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। एफ ब्लॉक आपका यही है, ठीक है। इसमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड होते हैं। तो ये आपकी आवर्त सारणी में यस ब्लॉक, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया पी ब्लॉक और ये आपका हो गया डी ब्लॉक। यही जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, येलो से जो आपको दिख रहे हैं, जिसको मैंने इस बॉक्स में रखा है, यही संक्रमण तत्व होते हैं, यही डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्योंकि इनके गुण जो हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बाकी नीचे आपका एफ ब्लॉक है, जिसमें आपको लैंथेनाइड एक्टेनाइड्स पढ़ना होता है। इतना समझ में आ गया। तो वही मैंने बताया था संक्रमण तत्व में कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यहां पे प्रवेश कर रहा है। और ये जो मैंने दोनों बताया Cr और कॉपर, ये आपका यहां पे दिया गया है। देखो ये है Cr और यहीं पे कॉपर ये है, देखो डी ब्लॉक में है। अब विशेषताओं को इनके समझते हैं, क्योंकि विशेषताएं स्पेशली पूछी जाती हैं। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विशेषताओं में सबसे पहला हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो लाइन लिख लेना इसमें। संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके वाह्यतम दो कोषों का विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब जो लास्ट के जो दो कोष होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। n-1s2, n-1p6 हो सकता है, n-1d1 से लेकर 10 तक हो सकता है, और ns1 या ns2 भी हो सकता है, ns0 भी हो सकता है। मतलब ये वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया जा रहा है कि संक्रमण तत्वों में वाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके वाह्यतम दो कोषों का विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे n-1s2 हो सकता है, n-1p6 होगा, n-1d से लेकर 10 तक होगा, या ns1 और ns2 होगा, या ns0 होगा। जैसे यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो वाह्यतम जो दो कोष हैं वो 3d5 है और 4s1 है। वही तो यहां पे कहा गया है। देखो वाह्यतम जो कोष है, देखो 4s1, n का मतलब है जो नंबर होता है, जैसे 4s1 है तो 4 जो है वही n है, ठीक है। तो 4s1 है। यहां पे
n-1 d के पावर या 1 से 10 तक हो सकता है। तो देखो d जो है आपका 5 है या 10 तक हो सकता है, तो 10 है। मतलब बताया जा रहा है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके वाह्यतम दो कोषों का विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की भी विशेषता पाई जाती है। मतलब डी ब्लॉक तत्वों में ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये भी गुण पाया जाता है। तीसरा, उत्प्रेरक का भी गुण इसमें पाया जाता है। देखो डी व एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक रहेगा। डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्वों में ns ऑर्बिटल और n-1 ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये शायद यही वाला लिख गया है, ऊपर वाला, ठीक है, यहां पे लिख दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये उत्प्रेरक गुण भी प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कुछ और चीजें प्रदर्शित करते हैं ये, जैसे रंगीन आयन व रंगीन आयन बनाने की भी इनमें प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो अंतिम डी उपकोष होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण आपके ये रंगीन आयन भी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व में डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसी कारण ये रंगीन आयन बनाने की भी इनमें प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? आप चौथा गुण करके लिख सकते हैं कि रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि इसमें जो डी जो ऑर्बिटल होता है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। और भी कुछ गुण इनमें पाए जाते हैं, जैसे आयनन विभव में परिवर्तन, चुंबकीय लक्षण, ये सब गुण भी इनमें पाए जाते हैं। तो आप लिख देना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गुण, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और उत्प्रेरक गुण भी पाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत आप लिख लेना बुक से देख के, और उसके बाद में रंगीन आयनों के बनाने की प्रवृत्ति, आयनन विभव में परिवर्तन, और आपका जो लास्ट में होगा, ठीक है, जो मैंने बताया है कि चुंबकीय गुण भी इनमें पाया जाता है। तो ये था आपका संक्रमण तत्व क्या होता है और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं, चैप्टर 5 का है। संकर आयन को परिभाषित कीजिए। संकर आयन क्या होता है, मैं यहां पे डायरेक्टली बता देता हूं। देखो, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋणावेशित उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीसीज को संकर आयन कहते हैं। इसका डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा जाता है कि संकर आयन होता क्या है। तो उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो इसको हम लोग संकर आयन बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्लास काफी लॉन्ग हो चुकी है, ऐसे 5-5 क्वेश्चन करके हम सबको पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लेना। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।